अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट अनीस फारूकी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप बहुत आए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सर आज हम ज़रा बात करना चाहेंगे कि क्या कुछ आप देख रहे हैं कि फ्लड के बाद पाकिस्तान के क्या हालात हैं, और जिस तरह से फंड्स आ रहे हैं कई कंट्रीज़ जो है वो ऑफ़र कर भी रही हैं। लेकिन साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इमरान खान साहब भी जो है वो आराम से बैठने को तैयार नहीं है। वो मुसलसल कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे कि एक ऐसा तासुर आता है कि उनको फ्लड विक्टिम से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। हुँ। मगर आपके ख्याल से मौजूदा गवर्नमेंट कुछ कर पा रही है फ्लड विक्टिम्स के लिए या नहीं? देखिए, पहली बात तो ये कि जो सैलाब का जो एक हुजूम है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, वो बहुत बड़ा है। पाकिस्तान का अच्छा ख़ासा इलाका उसमें ज़ेर-ए-आब आ चुका है। कई घर तबाह हो चुके हैं, लोगों के पास छत नहीं है। ज़राए आमदोरफ़्त कम्युनिकेशन ख़त्म हो चुकी है, ट्रैवलिंग नहीं हो सकती, बहुत सारे मसले हैं। और उसका जो फ़ाइनेंशियल लॉस है, वो उसको अभी कैलकुलेट भी नहीं किया जा सकता। तो एक तो ये चीज़ है। इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट होती, चाहे वो नवाज़ शरीफ होते, ज़रदारी साहब होते, इमरान साहब होते, कोई भी होते, वो चैलेंज है एक बहुत बड़ा, उसको डील करना आसान नहीं होता। प्रायोरिटीज़ जो हैं वो ज़रूरी होती हैं कि अगर आप इस लायक नहीं भी हैं कि आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, लेकिन क्या ये आपकी तरजीह है, क्या ये आपकी प्रायोरिटी है या नहीं है? तो ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट थी। हमने इसमें ये देखा कि इमरान खान ने इस मामले में ज़रा देर से पिकअप किया मामले को। आपको आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कि उनकी प्रायोरिटी इस वक़्त जो है ना अपने अपने आप की सर्वाइवल है, एक स्ट्रगल है, वो उस जंग में लगे हुए हैं और वो बिल्कुल ख़्याल नहीं है पाकिस्तान के गरीबों का, पाकिस्तान के मफ़लूकुल हाल, बिल्कुल तबाह बर्बाद हुए हुए लोगों का, जो जिनके छत नहीं है, कपड़े नहीं है, खाने को नहीं है, दवाएँ नहीं है, कुछ भी नहीं है और कोई पहुँचा भी नहीं पा रहा, इमदाद आ भी रही है तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही। वो अपने तमाम ज़राए को इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, वो यकीनी तौर पे उसको कर रही है। जितना कर सकती है, जिस हद तक कर सकती है, प्राइवेट इदारे, निजी इदारे, एनजीओज़ वगैरह सब कर रहे हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन जो इदारे हैं इंसानी हमदर्दी के, वो भी कर रहे हैं। तो इसमें सबकी मिल-जुल के एफर्ट्स करने के बावजूद भी अभी मैं नहीं समझता कि हम 10-20% भी कर पाए होंगे इसकी मदद, और अगर कर भी ली होगी, इतना पैसा जमा भी हो गया होगा, तो उसको मटेरियलाइज़ करना, उन तक पहुँचाना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल जी। लेकिन सर ज़ाहिर है उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक ये बात भी चल रही होती है कि क्या हकदार तक उसका हक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। जी। बहुत बार हमने देखा है चाहे कोविड हो या कुछ हो, कई मसले रहे, कई तरह की करप्शन सामने आई। तो इसमें भी जी। क्या आप यही समझते हैं कि होगा? होता है लेकिन बहुत नॉमिनल, मैं इसको कहता हूँ, और मैं कहता हूँ इस वक़्त हम इस नेगेटिविटी को अगर इग्नोर भी कर दें तो अच्छी बात होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की को इनकरेज करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम डिस्करेज करें कि इसमें करप्शन है, इसमें भी चोरी है। वो अलग बात थी जब डैम फंड बन जमा हो रहा था, वो सारे का सारा ये शौकत खानम का खैरात, ज़कात जो होती थी, वो सारी की सारी वो जो है वो उसमें सवालिया निशान खड़े होते थे। सारा तो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन सवालिया निशान खड़े होते थे और बहुत वैलिड सवालिया निशान खड़े होते थे। लेकिन यहाँ सैलाब में ज़ाहिर है कि हर शख़्स अपनी सी कोशिश करता है, उनकी अपनी एडमिन कॉस्ट होती है, और जो लोग बिल्कुल ही, जिसे कहना चाहिए जिनका दिल नहीं होता, पत्थर दिल लोग होते हैं, संग-दिल लोग होते हैं, फिर वो अगर उनका गरीबों का हक मार भी लेते हैं, तो उनको उनको अगर चंद लम्हों की खुशी मिल जाती है, कुछ दिन उनके अच्छे गुज़र जाते हैं, उनकी फिर मतलब आई डोंट नो कि वो किस तरह सोते होंगे, अपने अपने बच्चों को किस तरह वो निवाला खिलाते होंगे हराम का, मुझे नहीं मालूम। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल हमारे पास क्योंकि एक हिस्ट्री ये रही है, तो इस वजह से मैंने आपसे जी, पूछा। जी, होता है। लेकिन साथ-साथ अगर हम सर पॉलिटिक्स की बात करें, इमरान खान साहब जो हैं, वो जीआईटी के सामने पेश नहीं हुए, उनके ऊपर 5,000 का फाइन लगाया गया है। और क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप कि आगे क्या होने जा रहा है? क्योंकि 22 तारीख को भी फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। जी, बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को इस वक़्त पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ज़रूरी है कि वो गिरफ़्तार हों, वो चाहते हैं कि वो गिरफ़्तार हों, वो जेल में जाएँ, और मौजूदा गवर्नमेंट जो है ना, उनको कोई जल्दी नहीं है, उन्होंने कोई जल्दबाज़ी, उन्होंने कोई इंतकामी, उन्होंने कोई इसको ज़ाती जो है वो अना का मसला नहीं बनाया, ईगोइस्टिक नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये इमरान खान जो भी करेंगे, अदालत उसको देखेगी और अदालत जो फ़ैसला करेगी होगा, तो कम से कम ये इल्ज़ाम गवर्नमेंट पे नहीं आना चाहिए, शहबाज शरीफ या जो इस वक़्त पीडीएम की गवर्नमेंट है।
तो ये और इमरान खान आप देख रही हैं कि वो जानबूझकर ऐसे इश्ताल अंगेज़ बयानात दे रहे हैं, बल्कि आज तो फवाद चौधरी ने भी बहुत बड़ी धमकी दे दी है जजेस को, इस्लामाबाद में निकल के दिखाओ अगर तुमने इमरान खान को नाअहल किया। ये बहुत बड़ी धमकी है। इसको हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि इमरान खान की जो उम्मीदें हैं वो दम तोड़ चुकी हैं। अब उनका लोग साथ छोड़ चुके हैं। अब उनके जलसों में वो पहली जैसी रमक-दमक और रौनक नहीं रही। तो उनको नज़र आ रहा है कि उनका अंजाम क्या है। इसलिए अब वो उनका आखिरी हरबा ये है कि सियासी शहीद बनें, किसी तरह से जेल जाएँ, जेल से फिर वो विक्ट्री का निशान बना के बाहर निकलें और शायद उनको कुछ मुल्क में पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए। लेकिन क्या ऐसा होगा कि सिर्फ जेल जाने से लोग सब कुछ भूल जाएंगे कि जो उनकी गवर्नमेंट रही है उस टाइम पे कुछ काम नहीं किया गया, चाहे फॉरेन पॉलिसी, बिल्कुल, इकोनॉमी बिल्कुल। हमेशा से ही। और साथ साथ सर साथ साथ हमने ये भी देखा कि आईएमएफ से और कई तरफ से जो है फंड्स भी आए हैं पाकिस्तान में। आपको लग रहा है कि कुछ संभाला ले लेगा पाकिस्तान? वैसे तो खैर डॉलर रेट एक बार फिर ऊपर की तरफ जा रहा है और महंगाई जी। उस उधर की उधर ही है। हाँ, ये पीक्स एंड वैलीज़ आते रहेंगे फाइनेंशियल ग्राफ में क्योंकि हम ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़े 3 साल के खसारे के बाद अपने आप को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप सोचेंगे किसी को कोविड होता है और वो 3 महीने बिस्तर से रहता है, तो वो चौथे महीने एकदम से हशाश-बशाश होके तो भागने-दौड़ने और क्रिकेट खेलने नहीं लगता। इसी तरह ये मुल्क भी जो है ना एक इमरान के सुनामी के कोरोना से गुज़रा है। बहुत बिल्कुल ऑक्सीजन पे, वेंटिलेशन पे आके उसने अपने आप को सँभाला है। मिफ्ता इस्माइल और उनकी टीम और इसाक डार और उनके मशवरे और शहबाज शरीफ और जरदारी साहब और उनकी टीम और फिर उनके बिलावल भुट्टो के बैरूनी मुल्क के दौरे, ये सारे समर आवर हो रहे हैं। उसमें टाइम लगेगा, यकीनी तौर पे आप देखेंगी कभी ग्राफ ऊपर जाएगा, कभी थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगी तो ग्राफ बेटर की तरफ जा रहा है, अच्छाई की तरफ जा रहा है, पहले से बेहतर होने की सिचुएशन नज़र आ रही है। दीज़ थिंग्स टेक्स टाइम। तो उसमें अभी हम वक़्त बताएगा आने वाले दिनों में, लेकिन जो जो ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के आप देख लें, चाहे फॉरेन रिज़र्व्स के देख लें आप, आईएमएफ के लोन की आप देख लें बात, तो इसमें हर चीज़ पॉज़िटिविटी इसमें नज़र आ रही है और एक होप है कि अगर हम अपने अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आएँ और जो जिस तरह का रवैये न्यूट्रल इस वक़्त चला रहे हैं कि मुल्क में देखिए इमरान खान का जो बहुत सारे लोगों को पता है कि इमरान खान का ज़वाल का बाइस जो है वो उनकी कारकर्दगी बनी और वो जो उनको लेकर आए थे वही उनसे नाखुश हुए। अवाम ने उनको नहीं निकाला, कोई अवामी रेफ़रेंडम या वोट नहीं हुआ था, ये एक मैन्यूवरिंग हुई पॉलिटिकल क्योंकि इनके हाथ में अगर 1 साल और दे दिया जाता, तो फिर शायद हम वो ऑक्सीजन की जो चंद साँसें बची थी वो भी हमारे पास ना होती कि हम उससे रिकवर कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि इमरान खान अपनी स्ट्रगल करेंगे। उनको पता है कि वो हार चुके हैं ये जंग। उनके 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 सरपरस्तों ने उन पे सर पे से हाथ उठा लिया है और दूसरी जानिब मुल्क एक चैलेंज है, उस चैलेंज को जो है वो स्टेबिलिटी ही वापस लाके खड़ा कर सकती है अपने पाँव पर। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर बहुत से ऐसे लोग भी इमरान खान के साथ हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, जिसमें चाहे फवाद चौधरी साहब हों, शाह महमूद कुरैशी हों या फिर शेख रशीद साहब हों। अभी तक वो इमरान खान के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं और एक तरह का वो एस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज के खिलाफ भी कई बार हमने देखा कि उन्होंने बात की है। आपको क्या लग रहा है कि ये इतने मंजे हुए लोग जो हैं, जो कई बार डिफरेंट पार्टीज़ में रह चुके हैं, वो भी अभी तक क्या इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि इस वक़्त खान साहब की पोज़ीशन क्या है? नहीं, अब उन लोगों ने सियासी तौर पे ऐसी लाइन ले ले चुके हैं ऑलरेडी कि अब उनके लिए सब दरवाज़े बंद हो चुके हैं। इन्होंने फिरदौस आशिक अवान के ज़रिए एक लिटमस टेस्ट करने की कोशिश की थी कि शायद वो इतना कुछ बक-बक करने के बाद पीपल्स पार्टी में दोबारा उनको ले लिया जाएगा, लेकिन बिलावल भुट्टो ने उनके लिए दरवाज़े नहीं खोले। तो इसी तरह शाह महमूद कुरैशी का माज़ी पीपल्स पार्टी है, फवाद चौधरी का माज़ी, उनका तो हर सियासी जमात है जिस तरह शेख रशीद है, लेकिन लास्ट उनका पीपल्स पार्टी भी रह चुका है। तो वो अब उनको मालूम है कि हमारे दरवाज़े तो हो चुके हैं बंद, हम हमारी कश्तियाँ जल चुकी हैं। तो अब हमें इसी में सर्वाइव करना है और कहीं से उनको हल्की-फुल्की एक उम्मीद की झलक भी नज़र आ जाती है कि शायद किसी कोर कमांडर की बुनियाद पे, किसी जनरल की बुनियाद पे हमें ये जब नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का मामला आएगा तो शायद उसमें हमें कोई उम्मीद मिल जाए, हमें फिर कोई नए अब्बू मिल जाएँ। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि कि बड़े अब्बू ही जब नाराज़ हो गए हैं तो ताया और चचा सब इनसे नाराज़ बैठे हैं।
बिल्कुल ठीक, लेकिन सर साथ-साथ अगर हम ये बात भी करें, आपने जैसे बात की आर्मी चीफ की, तो उसपे भी इमरान खान साहब का कहना है कि मेरे मशवरे के बगैर नहीं हो सकता। मगर एक नारा और था खान साहब का, और वो ये था कि जी ये जो फैमिली सियासत होती है कि बाप आया, फिर बेटा आया या बेटी आई, उसके खिलाफ है, और यही बात उन्होंने पीएमएलएन के लिए कही, और सेम यही बात वो पीपल्स पार्टी को कहते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि अगर हम परवेज़ इलाही साहब को देखें, तो उनका बेटा भी साथ आए हैं, मोनिस इलाही, और शाह महमूद कुरैशी साहब भी अपनी बेटी को ले आए। तो इमरान खान की पॉलिटिक्स फिर अलग तो हमें नज़र नहीं आती। बिल्कुल नज़र नहीं आती, और एक ऐसी नहीं कई मिसालें हैं। लेकिन इसमें हैरत और हँसी की बात ये है कि जो शाह महमूद कुरैशी की बेटी हैं मेहर बानो कुरैशी, उन्होंने ये अवाम को यकीन दहानी कराई है कि मैं आके जो है ना ये मौरूसी सियासत को ख़त्म कर दूँ। यानी कि ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान में, उन्होंने खुद कहा है कि मैं ख़त्म करूँगी। हालाँकि वो खुद उस इस सीरीज़ के का हिस्सा हैं, और ये मतलब हमारे सारी जमातों में अनफॉर्चुनेटली मौजूद है, पाया जाता है, एक रियलिटी बन गई है। तो इसको तो इमरान खान के एक नारा थोड़ी है कि जिस पे आप मुझसे सवाल करें और मैं कहूँ कि हाँ, वो पूरा नहीं हुआ। उनके कितने यू टर्न हैं, कितनी उनकी वादे वईद हैं जो पूरे नहीं हुए। तो इसमें मतलब कोई नई बात तो नहीं है, अचंभे की बात तो नहीं है। वो तो मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्या कह रहे होते हैं, उनको खुद पता नहीं होता। कब क्या किस किस चीज़ पे क्या बयान देना है उनको, सियासत पे क्या बयान देना है, मज़हब पे क्या बयान देना है, मसलक पे क्या बयान। कभी वो इमाम मस्जिद बन के जो है खुतबे और फ़तवे देना शुरू हो जाते हैं। कभी वो जो है वो फ़लसफ़ा पढ़ाना शुरू हो जाते हैं अवाम को, कभी वो सियासत पढ़ाना शुरू हो जाते हैं, कभी वो इंटरनेशनल रिलेशंस और मास कम्युनिकेशन पढ़ाना शुरू हो जाते हैं। तो इमरान खान तो एक बहुत बड़े प्रोफ़ेसर हैं, और ये वो प्रोफ़ेसर हैं, बंगाली बाबा प्रोफ़ेसर हैं, जो कराची की दीवारों में लिखा होता है कि जो है ना पोशीदा अमराज़ का इलाज। तो ये मेरे ख़्याल में कर सकते हैं इमरान। लेकिन सर साथ-साथ अगर हम बात करें एमक्यूएम की, एक ज़माने में बड़ी पावरफुल पार्टी हुआ करती थी, और फिर उसके बाद जिस तरीके से ख़त्म होती हुई हमें नज़र आ रही है, तो क्या कहेंगे आप अभी भी 9-0 पे, और वहाँ पर जिस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं आग लगने के, क्या-क्या, तो क्या लगाई गई है कि खुद लग गई है? और साथ एमक्यूएम इस वक़्त कहाँ स्टैंड कर रही है? क्योंकि आज भी न्यूज़ चल रही थी कि कुछ आपस में इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं उन लोगों में। जी, जी, जी। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात तो ये कि 9-0 एक इस्तारा था, एक सिंबल था, एक ऐसा घर था जिससे लोगों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं और शायद हैं। वो उसको जलाना एक बहुत काबिल मज़म्मत फ़ेल है, और ज़ाहिरी बात है कि ये कोई हादसाती आतिशज़दगी नहीं थी। ये एक बिल्कुल प्री प्लान्ड, ऑर्गेनाइज़्ड, ऑर्केस्ट्रेटेड 9/11 की तर्ज पे, ट्विन टावर्स की तर्ज पे बाकायदा उसको लगाया गया था। और मैं अपने दोस्तों से यही कहता हूँ आजकल कि चूँकि हम बाहर रहते हैं, बरतानिया, कनाडा, अमेरिका, यहाँ पे जो घर हैं वो लकड़ी के बने हुए होते हैं, गत्ते के उनकी दीवारें होती हैं, और वहाँ पे आतिशज़दगी के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं, और बड़ी बड़ी आतिशज़दगियाँ हुई हैं यहाँ पर। इसलिए हर घर में फ़ायर का निज़ाम होता है, स्मोक अलार्म डिटेक्टर्स वगैरह सब होते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ सीमेंट, बजरी, सरिया मज़बूती से जोड़ा जाता है, वहाँ पे अगर ये सिलसिला होता है तो ये अचंभे की बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतने बड़े शहर में, कराची में, आपको एक घर नज़र आया, बीचों-बीच कई घरों के सिर्फ़ एक घर नज़र आया, जहाँ पे बिजली का शॉर्ट सर्किट हो गया है, जिसकी बिजली ही कटी हुई है। जहाँ पे बहाना ये बनाया गया है कि वो एयर कंडीशन एलपीजी से चल रहा था। मतलब स्क्रिप्ट राइटर की अक़ल को दाद देने को जी चाहता है कि ये कौन है, इतने पढ़े-लिखे, डॉक्टरेट किए हुए, एफ़ए पास, कौन मशवरे कौन देता है कि हमने सारी निशानियाँ मिटा दी हैं, दिल से भुला दिया है, चैप्टर क्लोज़ कर दिया है, तो एक घर भी ख़त्म कर देंगे तो बस ये आखिरी कील साबित होगी ताबूत पे। मुझे ये है कि कहीं ये उनके ताबूत पे आखिरी कील साबित ना हो, या ये पहला पत्थर ना हो, या पहला कतरा ना हो बारिश का, कि जो कि 80 की दिहाई में बुशरा ज़ैदी के एक्सीडेंट के बाद से एक कौम में सुनामी जागा था, एक कौम के अंदर एक इत्तेहाद जागा था, कहीं ये दोबारा से ना हो। लेकिन बहरहाल वो उसका रिएक्शन नज़र नहीं आया। 4 लोग नहीं निकले, बड़े मुतालबात किए गए अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से भी, उनकी कमेटी की जानिब से भी, कि बस पहुँचो, 9-0 पहुँचो। तो वहाँ पे तो कोई जो है वो गोलगप्पे वाला नहीं पहुँचा। तो ये अफ़सोसनाक बात है कि अब उनको भी रिविज़िट और रिवाइज़ करना पड़ेगा कि हमसे हमसे कहाँ-कहाँ गलती। आज मैं मुस्तफ़ा कमाल का इंटरव्यू देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें वो ये कह रहे हैं कि रिविज़िट करें कि आपसे गलतियाँ कहाँ हुई हैं, क्यों हुई हैं, और अब उसको कैसे सुधार सकते हैं, और सुधारने का टाइम भी है कि नहीं है।
तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। एक रियलिटी है अल्ताफ़ हुसैन, लेकिन उसको उनकी अपनी जो गलतियाँ और उनके अपने जो उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारी हैं, वो अलग है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम तो अपने उसी मोमेंट में फ्रीज़ हुए हैं जहाँ वो उन्होंने छोड़ के गए थे, और वो समझते हैं कि वो दिन फिर से आ जाएँगे। बहरहाल बहुत सारा पानी पुल के नीचे से गुज़रता है, बहुत सारी नस्लें जवान हो जाती हैं, बहुत सारे डायनामिक्स चेंज होते हैं, शहर के डेमोग्राफिक चेंज होते हैं, हल्का बंदियाँ चेंज हो जाती हैं, लोगों की सोच में तब्दीली आ जाती है। तो अब वो पहले जैसी बात तो नहीं रही है। तो मेरा मेरा तो यही कहना होगा, जो आपने एमक्यूएम की भी बात की, तो एमक्यूएम में एक ऐसी मैं समझता हूँ कि आज मैं देख रहा था कि कामरान टिसौरी खिताब फरमा रहे थे और राब्ता कमेटी के वो मेंबरान बैठे हुए थे, खालिद मकबूल वगैरह। तो मैंने उस पे ट्वीट भी की कि एक ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नए डॉक्टर साहब आए हैं और गाँव के बुज़ुर्गों को बता रहे हैं कि पोलियो के फ़वाइद क्या हैं और टीका लगवाने से क्या नुकसान, और अमराज़ क़ल्ब और ज़ियाबितीज़ के फ़वाइद। सारे एक ओल्ड जनरेशन वहाँ बैठी हुई है बुज़ुर्गों की, वही घिसी-पिटी, रटी-पटी वो सीधा चेहरे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं सब वहाँ पे। अपने-अपने दिलों में स्टंट लगे हुए हैं, किसी के कोई जो है ना वो शुगर की गोलियाँ खा रहा है तो वो कुछ कर रहा है, किसी का हाई कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन ये सारे लोग, इनमें से मुझे कोई शहर कराची का कोई नौजवान, कोई चमकता हुआ, कोई पुरजोश लड़का, नौजवान बहन नज़र नहीं आई जो कि रिप्रेजेंट कर रही हो उस शहर को। तो मुझे तो इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। एक उम्मीद का बस एक ही ज़रिया है कि ये भी अपने-अपने रवैयों को रिविज़िट करें। ये भी अपने-अपने जो ख़यालात, नज़रियात और स्टैंड लेके खड़े हुए हैं। मैंने तो ये भी कहा था कि फ़ारूक सत्तार जो हैं वो तो किसी की बात ही नहीं सुनते। वो तो समझते हैं कि अपनिच भगवान है। उन्होंने अपने आप को मान लिया कि मतलब जो मैं, मुझसे बड़ा तो है ही नहीं कोई इस दुनिया में सियासतदान, और वो अकेले जो है ना लंडोरे फिर रहे हैं, 400-500 वोट लेके निकल जाते हैं। हर शख्स, इनका प्रॉब्लम ये है कि हर शख्स अपने-अपने मोमेंट में फ्रीज़ हुआ हुआ है। वो समझते हैं कि वो पहले जैसी बात है। वो देखते नहीं, क्योंकि अब वो ये लोग शहरों में नहीं निकलते, ये लोग गलियों में, मोहल्लों में नहीं जाते, ये अब दरवाज़े नहीं खटखटाते, इनको लोग रिसीव नहीं करते। कोई भी हो। ये सब अपने-अपने घरों में, अपने-अपने ऑफ़िसों में, बहादुराबाद में, पाकिस्तान हाउस में, पीआईबी में, इधर-उधर बैठ के ये बस अपनी ही महफ़िल में जो है वो एक-दूसरे की मदद-सराई और तौसीफ़ बाहमी के इजलास मुनक़्क़िद करते हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा रिविज़िट की ज़रूरत है, क्योंकि इलेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। जो इलेक्टोरल निज़ाम है उसमें इनको बहुत ज़्यादा एक्टिवली सोचना होगा, पोल कराने होंगे, देखना होगा कि क्या वजह है, लोगों का रुझान किस तरफ है। और ये दूसरी जानिब अगर लंदन वाले भी थोड़ा-सा अपने आप को रिविज़िट करें और पोल कराएँ और देखें कि हमारा ये बगैर ग्राउंड में वर्क हुए कोई काम नहीं हो सकता, तो ये दोनों तरफ़ा है, दो तरफ़ा है, और इसमें इनको सोचना पड़ेगा। नहीं होगा तो ज़ाहिर है कोई थर्ड पार्टी इसका फ़ायदा उठाएगी, और फिर आप देखेंगे कि मतलब शहरी शिकायत ही करते रह जाएँगे कि हमारे मसले हल नहीं होते, कचरा पड़ा रहता है, पानी नहीं आता, प्रोजेक्ट नहीं चलते, सड़कें नहीं बनती। तो ये अब शहरियों को सोचने का सवाल है। या पानी तो कराची में सर कभी भी मैंने नहीं देखा कि पानी आ रहा हो नलों में। लेकिन ये है कि अगर हम दोबारा बात करें हम फ्लड की, और जिस तरह से यहाँ पे फूड शॉर्टेज हुआ है और लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें कम पड़ गई हैं, बल्कि काफ़ी महंगी हो गई हैं। तो ऐसी सूरत में आप समझते हैं कि भारत के साथ ट्रेड ओपन करनी चाहिए भारत को, हमें क्या मतलब, क्योंकि बंद भी हम ही ने की थी, तो हम ही रिक्वेस्ट करें भारत से कि जी ट्रेड दोबारा खोली जाए ताकि हमारे लोगों को खाने को मिले। लेकिन साथ साथ यहाँ मैं ये मेंशन करना नहीं भूलूँगी कि मैंने आज एक वीडियो देखी है, जिसमें ट्विटर के ऊपर मैं आपको भी किसी वक़्त भेज दूँगी, कि वो टमाटर के जो डब्बे हैं या बॉक्सेस जो आए हैं, जी। उसको खराब किया जा रहा है ताकि महँगे रहें और लोगों के पास आसानी से ना पहुँचे, उठा-उठा के नीचे फेंके जा रहे हैं। ऐसे बेहिस और बेशर्म लोग हमारे मुल्क में रहते हैं, जो उस टमाटर की जो पूरा ट्रक है, उसको ज़ाया कर रहे थे सिर्फ़ अपने पैसे के लिए। जी, जी। मैंने देखी है, और बल्कि उसको काफ़िर टमाटर डिक्लेयर किया था, फ़तवा दिया था। पहली बात तो ये कि जो आपने सवाल किया कि इंडिया के साथ ट्रेड करना, तो मैं कहता हूँ एक लम्हे को हम भूल जाएँ कि मेरा नाम पाकिस्तान है और तुम्हारा नाम हिंदुस्तान है। हमें ये देखना चाहिए कि मैं कंट्री ए हूँ और तुम कंट्री बी हो और तुम कंट्री सी हो, एंड वी आर ऑल नेबर्स। और ट्रेड जो है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी अपने नेबर्स के साथ ही होता है। ये मैसेज इंडिया के लिए भी है, ये मैसेज ईरान के लिए भी है, अफ़गानिस्तान के लिए भी है और चाइना के लिए भी है, और पाकिस्तान के लिए तो है ही है। अब पाकिस्तान अगर सिर्फ़ ये समझता है कि पैसे एक साहूकार
चाइना से पैसे लेकर सिर्फ़ उसको खुश करने के लिए बाकी अपने पड़ोसियों को वो नाराज़ कर देगा, तो फिर वो अपना एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी, एक ट्रेड का एक बहुत बड़ा रिसोर्स खो देगा। इंडिया से बड़ी मार्केट इस वक़्त पूरी दुनिया में नहीं है। मैं सिर्फ़ एशिया, साउथ एशिया की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया में इंडिया से बड़ी कोई मार्केट नहीं है, चाहे वो उनका ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो उनका आईटी टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो डिफरेंट सेक्टर्स और ऑफ इंडस्ट्रीज़ हों। तो उसके लिए आप अपने आप को वो अपॉर्च्युनिटी मिस कर रहे हैं, अपनी कौम के लिए मिस कर रहे हैं। हमें जंगों से बचकर और अमन की तरफ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। हम ऑलरेडी 2 300 500 साल पीछे हैं, दुनिया से भी पीछे ही चल रहे हैं। तो उसमें अगर हम अपने वही रवैये, वही अना, वही अकड़, वही ज़िद लेकर बैठे रहे, तो मैं समझता हूँ आइंदा 100 साल तक ये इसी तरह से बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा। और ये अगर आज शुरू करते हैं तो 50-100 साल में कम से कम आने वाली नस्लें ये कह सकेंगी कि किसी एक ने हमारे इस पॉइंट को समझा कि हमारा जो सबसे बड़ा पड़ोस में मुल्क है वो उसका नाम भारत हिंदुस्तान है, उससे हमने ट्रेड करने का उस दिन सोचा था और आज हमारी इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है बिकॉज़ ऑफ दैट कंट्री। तो बिल्कुल, जी। I agree with you on all accounts to do trade with India और इंडिया ने कभी मना भी नहीं किया कि नहीं, नहीं, नहीं हमने नहीं करना। मतलब मैंने तो कोई ऐसी फ़िल्म नहीं देखी कि जिसमें सैफ अली खान या अनिल कपूर या अक्षय कुमार ने आके कहा हो कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि घुस के मारेंगे, लेकिन वो ज़ाहिर है फ़िल्मों में तो डायलॉग चलते हैं। लेकिन ये लेकिन नहीं कहा सर कि बंद भी ट्रेड तो करेंगे। हमने की थी ना सर, ट्रेड बंद भी तो हमने की थी ना, ये भी तो हमारा अपना ही कारनामा है, इंडिया ने बंद नहीं की थी, जहाँ तक मुझे पता है। ट्रेड जब जी, हो रही थी उसके बाद रोकी भी हमने थी। बिल्कुल, बिल्कुल। दुरुस्त। तो इसलिए अब हमें ही आगे बढ़ना होगा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया, नो थैंक यू सो प्रॉब्लम। मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।